नमस्कार दोस्तों। हिंदी पाठों की श्रृंखला में क्लास 12 अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पाठ्यपुस्तक से 13 चैप्टर हैं कि नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी हुए जो कि हिंदी के एक जाने माने कवि कहलाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी, जिनका कि मानना था कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। इस प्रकार का मानना था भवानी प्रसाद मिश्र जी का। तो नए और अप्रत्याशित विषयों पर उन्होंने किस प्रकार से लेखन कार्य किया, तो जानते हैं कि ये क्या है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, क्या हो सकती है इसकी कोई तकनीक, कैसे करें तैयारी। आपने पिछली फिल्म कब देखी थी? शायद हफ्ते भर पहले देखी हो, या शायद महीने भर पहले, या अभी। तो देखने के बाद फिल्म के बारे में दोस्तों से बातचीत ज़रूर की होगी, उन्हें बताया होगा कि अच्छी लगी या नहीं। अच्छी लगने या ना लगने के कारणों पर भी चर्चा हुई होगी। अब सोचिए कि क्या उस फिल्म के बारे में अपने ख्यालात को आप एक व्यवस्थित लेख की शक्ल दे सकते हैं? अगर आपने फिल्म सिनेमाघर में देखी हो तो उस सिनेमाघर का पूरा माहौल आपके जेहन में होगा। टिकट खिड़की पर लगी लाइन, उस लाइन में चलने वाली बदकही और ठेलम ठेल, खाने पीने की चीज़ों के जगमगाते काउंटर, आगे की संभावित फिल्मों के चित्ताकर्षक पोस्टर, सिनेमाघर की लॉबी की अपनी खास महक वगैरह वगैरह। क्या आप स्मृति और अनुभव में बसे उस सिनेमाघर को शब्दों के सारे पन्नों पर उकेर सकते हैं, लिख सकते हो? तो आपने आज सुबह का अखबार देखा होगा, पूरा ना भी देखा हो तो कम से कम खास खास खबरों पर एक नज़र दौड़ाई होगी। उन खबरों को देखते हुए अपने समय और समाज की जो तस्वीर आपके मन में बनती है, क्या आप उसे एक लेख में व्यक्त कर सकते हैं? कहने की ज़रूरत नहीं है कि लेख की शक्ल देना, उसे शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेरना, यह सब ज़्यादातर लोगों के लिए खासा मुश्किल काम है। जिन विचारों को कह डालना हमारे लिए कतई कठिन नहीं होता, उन्हें लिख डालने का निमंत्रण एक चुनौती की तरह लगने लगता है। ऐसा क्यों है? होने को इसके अनगिनत कारण होंगे, पर एक कारण हमारे काम का है, और वह यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप में अभिव्यक्ति का अभ्यास ही नहीं करते। अभ्यास के हर मौके को हम रटंत पर निर्भर होकर गवा देते हैं। रटंत का मतलब दूसरों के द्वारा तैयार की गई सामग्री को याद करके ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देने की कुटैव, या जैसे को बोलते हैं बुरी लत। इस कुटैव का शिकार हो जाने पर असली अभ्यास का या रियाज का मौका ही कहाँ मिलता है। जाहिर है कि लेखन का आशय यहाँ यांत्रिक हस्तकौशल से नहीं, उसका आशय भाषा के सहारे किसी चीज़ पर विचार करने और उस विचार को व्याकरणिक शुद्धता के साथ, अर्थात व्याकरण संबंधी शुद्धता के साथ सुसंगठित अच्छे रूप में अभिव्यक्त करने से है। याद रखें कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, स्वयं विचार करने का साधन भी है। भाषा जो होती है हमारी, कि वह केवल विचार ही नहीं करती, बल्कि स्वयं विचार करने का साधन भी है। विचार करने और उसे व्यक्त करने की यह प्रक्रिया निबंध के चिर परिचित विषयों के साथ आमतौर पर गठित नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि उन पर तैयार शुदा सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है, और हम कुछ नया सोचने लिखने की जहमत उठाने की बजाय उसी सामग्री पर निर्भर हो जाते हैं। मौलिक प्रयास एवं अभ्यास को बाधित करने वाली यह निर्भरता हमारे अंदर लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित नहीं होने देती। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर नए तरह के विषयों पर निबंध लिखने का अभ्यास करें, और यही अभ्यास हमें अपने मौलिक अधिकारों में से एक अभिव्यक्ति के अधिकार का पूरा उपयोग कर पाने की सामर्थ्य देगा। ऐसे लेखन के लिए आपको जिस तरह के विषय दिए जा सकते हैं उनकी संख्या अपरिमित है। आपके सामने की दीवार, उस दीवार पर टंगी घड़ी, उस दीवार में बाहर की ओर खुलता झरोखा, कुछ भी उसका विषय हो सकता है।
ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिनमें इनके मुकाबले खुलापन थोड़ा कम हो, फोकस अधिक स्पष्ट हो, जैसे टीवी धारावाहिकों में स्त्री, बहुत जरूरी है शिक्षा इत्यादि। यहाँ जितने विषय एक झटके में सुझा दिए गए हैं, जाहिर है कि वे बहुत अलग अलग प्रकृति के हैं और इसलिए आपसे इनकी मांग भी अलग अलग किस्म की होगी। कोई विषय आपको तार्किक विचार प्रक्रिया में उतारना चाहता है, तो कोई आपसे यह मांग करता है कि जो कुछ आपने देखा सुना है या देख सुन रहे हैं उसे थोड़ी बारीकी से पुनः संकलित करते हुए एक व्यवस्था में डाल दें। कोई अपनी स्मृतियों को खंगालने के लिए आपको प्रेरित करता है, तो कोई अनुभव को सैद्धांतिक नज़रिए से जांचने परखने के लिए आपको उकसाता है। इन मांगों के जवाब में आप जो कुछ लिखेंगे वह कभी निबंध बन पड़ेगा, कभी संस्मरण, कभी रेखा चित्र की शक्ल में लेगा, तो कभी यात्रा वृत्तांत की। इसलिए हम उसे एक सामान्य नाम देंगे, लेख, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम आप पर किसी विधा विशेष के भीतर ही लेखन करने का दबाव बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा लेख प्रस्तुत करने की चुनौती सामने हो तो क्या करना चाहिए, अर्थात लेख लिखने के लिए क्या करना चाहिए। कहने की ज़रूरत नहीं है कि लिखने का कोई फॉर्मूला आज तक दुनिया में नहीं बना। अगर फॉर्मूला होता तो कंप्यूटर हमारे मुकाबले बेहतर लेखक साबित हो सकता था। वस्तुतः लेखन की रचनात्मकता का पूरा संबंध फॉर्मूले का वजूद न होने की इसी सच्चाई से है। इसके बावजूद यहाँ कुछ ऐसे सुझाव दिए जा सकते हैं जो अचानक सामने आए विषय से मुखामुखम होने में आपकी मदद कर सकते हैं। अव्वल तो यह ध्यान में रखें कि इस तरह के लेखन में विषय दो खंभों के बीच बंधी रस्सी की तरह नहीं होता, जिस पर चलते हुए हम एक कदम भी इधर उधर रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। वह तो खुले मैदान की तरह होता है, जिसमें बेला दौड़ने, कूदने और कुलाचें भरने की छूट होती है। कुलाचें भरना भाई उलग उलग कर चलना। तो दरअसल हम दिए गए विषय के साहचर्य से जो भी सार्थक और सुसंगत विचार हमारे मन में आते हैं उन्हें हम यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, अपेक्षाकृत स्पष्ट फोकस वाले विषय मिलने पर, मसलन टीवी धारावाहिकों में स्त्री, इस विचार प्रभाव को थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ता है। इन पर लिखते हुए विषय में व्यक्त वस्तु स्थिति की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए बहुत खुलापन रखने वाले विषयों पर अगर हम शताधिक कोणों से विचार कर सकते हैं, तो उनसे भिन्न किंचित केंद्रित प्रकृति के विषयों पर विचार करने की कोण स्वाभाविक रूप से थोड़े कम होते हैं। लेकिन इतना तय है कि किसी भी विषय पर एक ही व्यक्ति के जेहन में कई तरीकों से सोचने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ हो तो सबसे पहले 2-3 मिनट ठहर कर यह तय कर लें कि उनमें से किस कोण से उभरने वाले विचारों को आप थोड़ा विस्तार दे सकते हैं। यह तय कर लेने के बाद आप एक आकर्षक सी शुरुआत पर विचार करें। हाँ, ये ख्याल रखें कि वह शुरुआत आकर्षक होने के साथ साथ निर्वाह योग्य भी हो। ऐसा ना हो कि आगे आप जो कुछ कहना चाहते हो उसे इस प्रस्थान के साथ सुसंबद्ध और सुसंगत रूप में पिरो पाना आपके लिए मुमकिन ना हो। इसलिए शुरुआत से आगे बात कैसे सिलसिलेवार बढ़ेगी, इसकी एक रूपरेखा आपके जेहन में, आपके मन में होनी चाहिए। वस्तुतः सुसंबद्धता किसी भी तरह के लेखन का एक बुनियादी नियम है। क्या? सुसंबद्धता। खास तौर से जब विषय पर विचार करने की चौहदियाँ बहुत सख्ती से तय न कर दी गई हों, तो उस सूरत में सुसंबद्धता बनाए रखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। जब चौहदियाँ सख्ती से तय कर दी गई हों, तब बाहरी आरोपित अनुशासन ही विचार प्रभाव में कमोबेश आंतरिक संबद्धता कायम कर देता है। विवरण विवेचन के सुसंबद्ध होने के साथ साथ उसका सुसंगत होना भी अच्छे लेखन की एक खासियत होती है। अर्थात सुसंगत में से अच्छी संगति, सुसंबद्ध में से अच्छी संबद्धता। आपकी कही गई बातें न सिर्फ आपसे जुड़ी हुई हों बल्कि उनमें तालमेल भी हो, इस प्रकार की सुसंबद्धता और सुसंगत होना चाहिए। आपकी दो बातें
आपस में एक दूसरे का खंडन करती हों तो यह लेखन का ही नहीं, किसी भी तरह की अभिव्यक्ति का एक अक्षम्य दोष है। सुसंबद्धता और सुसंगति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है कि मान लीजिए मौसम की चर्चा करते करते आप एकाएक राजनीति पर बातचीत करने लगे और ऐसा करने का कोई ठोस आधार या कारण, मसलन समानता के आधार पर कोई व्यंग करना हो या इन दोनों का कोई पारंपरिक प्रभाव रेखांकित करना प्रकट न हो, तो आपकी बातों में संबद्धता का अभाव दिखाएगा। इसी तरह मौसम की चर्चा करते हुए आप किसी खास दिन, समय और स्थान को एक बार खुशगवार बताएं और दूसरी बार उबाऊ, तो आपकी बातें असंगत जान पड़ेंगी। आप अपनी कही हुई बात का इस तरह खुद ही जुठला दें तो कौन आपको पढ़ना चाहेगा। इसलिए लेख चाहे वह संस्मरणात्मक हो या रेखा चित्रात्मक अथवा वैचारिक, उसकी सुसंबद्धता और सुसंगति के प्रति हर लेखक को सचेत होना चाहिए। वैसे हमारे सोचने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से इन गुणों को धारण करती ही है, फिर भी सचेत न रहने पर संभव है कि ये गुण कहीं कहीं नदारद हो जाएं, अर्थात चले जाएं। यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्यतः निबंधों या आलेखों या प्रश्नोत्तरों में जहाँ मैं शैली का प्रयोग वर्जित होता है, वहीं इस तरह के लेखन में मैं की आवाजाही बेरोक टोक चल सकती है। यहाँ विषय की प्रकृति में ही निहित होता है कि लेख में व्यक्त विचारों में आत्मनिष्ठता और लेखक के व्यक्तित्व की छाप होगी। इसलिए अन्यत्र वस्तुनिष्ठता के आग्रह से मैं शैली को भले ही ठीक न माना जाता हो, यहाँ उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, अर्थात आप मैं शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब आपके सामने कुछ नमूने पेश करें। सबसे पहले 3 नमूने एक ही विषय पर, दीवाल घड़ी पर, कि वह बिल्कुल खुला हुआ विषय। कौन सा? दीवाल घड़ी। विषय प्रस्तावित करने वाला यहाँ किसी तरह की चौहदी नहीं बांध रहा है, वह आपको इस बात की छूट दे रहा है कि इस विषय के साथ आपके जेहन में जो भी ख्याल उभर रहे हैं उन्हें सुसंगत तरीके से शब्दबद्ध करें। अगर वह दीवाल घड़ी की उपयोगिता, दीवाल घड़ी का इतिहास जैसा कोई विषय प्रस्तावित करता तो और बात थी, वहाँ ढीला ढाला ही सही एक बंधन होता और आप उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए लेखन करते। या आपको खुले मैदान में छोड़ दिया गया है, आप जिस दिशा में जाकर जुगाली करना चाहते हैं करें। इन 3 नमूनों को देखकर यह बात आपके सामने साफ हो जाएगी। सबसे पहला, दीवाल घड़ी का प्रथम दृश्य जो होता है कि उसे देखते ही किसी फिल्म का एक खूबसूरत सा दृश्य याद आता है। घड़ियों की एक दुकान में नायक नायिका की मुलाकात होती है। हर तरफ भांति भांति की घड़ियाँ टंगी हैं, 12 बजने ही वाले हैं। जो ही नायक कुछ कहना चाहता है और वह कुछ बड़ा ही मानी खेज है, घड़ियों की सुइयाँ 12 पर पहुंच जाती हैं और एक एक कर सारी घड़ियों से 12 बार घंटी बजने की आवाज़ उठने लगती है। अगले कुछ सेकंड तक ऐसा संगीत में शोर गूंजता रहता है कि नायक हकला कर चुप रह जाता है। घड़ियों ने मानो उसका मंच ही छीन लिया। फिर नायक नायिका दोनों इस मधुर विडंबना पर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। यह खूबसूरत दृश्य मेरी याददाश्त में उसी तरह टंगा है जिस तरह दीवार पर घड़ी टंगी होती है और कहीं आती जाती नहीं, हमेशा स्थिर फिर भी गतिशील। इस प्रकार ऐसी कई स्मृतियाँ दीवाल घड़ी के साथ जुड़ी हैं। मेरे घर में जब पहली दीवाल घड़ी खरीद कर आई तो वही अभी तक की आखिरी भी है, तो उसे टांगने की जुगत में पूरा घर जिस तरह लगा रहा, उसकी याद आते ही बेसाख्ता हंसी छूट जाती है। हम सब उस दिन अंकल पोजर की मुद्रा में थे। हर कोई भवन शास्त्र से लेकर सौंदर्य शास्त्र तक का विशेषज्ञ होने का दावा कर रहा था। घड़ी यहाँ टंगनी चाहिए, नहीं वहाँ टंगनी चाहिए। कीलें ऐसे ठोकी जानी चाहिए, नहीं वैसे ठोकी जानी चाहिए। घड़ी हाथ की पहुँच में
होनी चाहिए, नहीं पहुंच से बाहर होनी चाहिए। ये सारी बहसें हम तमाम विशेषज्ञों के बीच चलती रहीं और अंत में जब सर्वसम्मति से किसी फॉर्मूले के तहत काम संपन्न हो गया या हो पाया, तब तक दीवार पर कम से कम 6 जगह उसे टांगे जाने की कोशिशों के निशान छूट चुके थे। अगली दिवाली पर उन गड्ढों के भरे जाने तक दीवार घड़ी तारों के बीच चमकते धवल चांद की तरह स्थापित थी ही रही। चांद तो अब भी है पर तारे नहीं। यह चांद ऐसा है जो तकरीबन सभी मध्यम वर्गीय घरों में पाया जाता है। मेरी ही तरह उन घरों के बासिंदों के मन में भी उसे लेकर कुछ न कुछ यादें बसी होंगी। यह कितना अजीब है कि जो प्रतिक्षण समय के बीत जाने पर टकटकी लगाए रहता है और वही स्मृतियों के रूप में हमारे भीतर समय को कहीं स्थिर भी कर देता है। दीवार घड़ी का जो दूसरा दृश्य आता है कि वह मेरे ठीक सामने है। एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सहारे टंगी हुई। कील दिखती नहीं, इसका मतलब यह है कि कील पर उसके टंगे होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं। लेकिन तर्कशास्त्रियों ने तो तर्कसंगत अनुमान को भी प्रमाण की ही श्रेणी में रखा है। इसलिए तर्क पर आधारित यह अनुमान बिल्कुल निरापद है कि घड़ी कील के सहारे टंगी है। वह अपनी जगह बिल्कुल स्थिर है, पता नहीं कब से, लेकिन चल रही है। उसके कांटों में एक अनवरत चक्रीय गति है। चक्रीय वृत्त की न कोई शुरुआत होती है, न उसका अंत होता है। इस तरह इन कांटों की चक्रीय गति हमें बताती है कि समय अनादि अनंत है। घड़ी को दीवार के आसन पर बैठाकर मानो यही बताते रहने का जिम्मा सौंप दिया गया है कि समय लगातार बीत रहा है, पर खत्म होने के लिए नहीं। यह विरोधाभास सा लगता है ना, किसी झुके हुए मर्तमान से लगातार पानी गिर रहा है, पर न पानी कम होता है न मर्तमान खाली होता है। गौर करें तो यह विरोधाभास नहीं है। समय अनंत है, पर हम सबका अपना अपना समय अनंत नहीं। घड़ी के चक्र में हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो लकीरें हैं वे समय के कृत्रिम खंड ही सही, वे हमें बताती हैं कि हर इंसान का, हर चीज़ का और हर समय का, हर काम का अपना समय होता है। वह शुरू भी होता है और ख़त्म भी। याद आता है कौन बनेगा करोड़पति का वह छोटा सा बहुत चर्चित जुमला, तो आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रकार से घड़ी के बारे में यह लेख भी हो सकता है। तीसरा लेख जो हो सकता है कि तीसरा क्या, दीवार घड़ी पर, कि वह मेरे ठीक सामने है। एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सहारे टंगी हुई, बिल्कुल स्थिर है अपनी जगह पर, पता नहीं कब से, पर लगातार चल रही है। हिंदी में टिक टिक टिक, अंग्रेजी में टिक टॉक टिक टॉक। उसे अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती, पर दोनों तरह के भाषाभाषी उसकी पदचाप को अपने अपने तरीके से सुनते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुत्तों को अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती, पर अंग्रेजी समाज के लिए वह बाऊ बाऊ करता है और हिंदी समाज के लिए वह बहु बहु। टिक 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 टॉक की पदचाप के साथ लगातार चलायमान वह घड़ी सामने की दीवार पर एक खूबसूरत सी बिंदी के समान दिख रही है। कमरे की चारों दीवारों पर कहीं भी और कुछ नहीं है, न कोई पेंटिंग न कोई कैलेंडर। ऐसे में इस गोलाकार घड़ी का वजूद सिर्फ उपयोगितावादी नहीं लगता, वह खूबसूरती के लिए भी है। दीवार की हल्की पीली रंगत के साथ उसका भूरा रंग एक नयनाभिराम कंट्रास्ट रचता है और उसकी अनथक चलती सुइयां दीवारों पर स्थिरता के बीच एक जीवंत स्पंदन बढ़ती हैं। दीवारों की खामोशी और स्थिरता के बीच वह ऐसी दिखती है मानो कोई बच्चा चुपचाप बैठे रहने की सजा निभा रहा हो, पर उसकी आंखें लगातार बोल रही हों। हाँ, वह बोल रही हैं, न अंग्रेजी में न हिंदी में, बल्कि एक ऐसी ज़बान में जिसे इस धरती पर रहने वाला हर समझदार इंसान समझता है। कुछ ज़्यादा नहीं उसके पास कहने के लिए, वह तो सिर्फ इतना कह रही हैं कि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। बात बड़ी है, भले ही
इस घड़ी की सुइयाँ मेरी कलम के आकार से ज़्यादा बड़ी ना हों, बस एक चीज़ अखरती है। लगाने वाले ने उसे ऐसी जगह लगाया है कि उसे देखो तो खिड़की की तरफ पीठ करनी पड़ती है। काश ऐसा ना होता। तो इन नमूनों में से पहला मुख्यतः स्मृति आधारित है। दीवाल घड़ी को देखकर जो यादें मन में उभर आई हैं उन्हें लेखक एक तरतीब दे रहा है। तरतीब देने के इस सिलसिले में ध्यान इस बात का रखा गया है कि वे स्मृतियाँ पाठक को दिलचस्प जान पड़ें। साथ ही यथासंभव उन स्मृतियों से कहीं एक दो वाक्यों में ऐसा निचोड़ निकाला जाए कि वे किसी सामान्य सत्य यानी एक बड़े धरातल पर अनुभव किए जाने वाले सत्य की ओर इशारा करने लगें। दूसरा नमूना दार्शनिक मिजाज का है। यहाँ लेखक दीवाल घड़ी को देखता है और रोज़मर्रा की छोटी मोटी चीज़ों से ऊपर उठकर कुछ ऐसे गंभीर प्रश्नों की ओर उन्मुख हो जाता है जो उस घड़ी के साथ एक क्षीण तंतु से जुड़े हैं। तीसरा नमूना मुख्यतः अवलोकन स्थिति पर आधारित है। अवलोकन में देखने की स्थिति पर कि सामने की दीवार पर एक घड़ी दिखती है और उसकी खूबसूरती, गति, आवाज़, टंगे होने का अंदाज, ये सारी चीज़ें लेखक की टिप्पणी का विषय बन जाती हैं। टिप्पणी में स्थिति का बयान करने के साथ साथ वह अपनी राय भी जाहिर करता है और एन के द्वारा अपने लेखन को सपाट विवरण बनने से बचाता है। कहीं एक दो वाक्यों में निचोड़ के तौर पर किसी सामान्य सत्य को प्रतिष्ठित करने की पद्धति यहाँ भी अपनाई गई है। तरीके और भी हो सकते हैं, मसलन किसी ज्वलंत सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्न, जातिवाद का जहर पर लिखना हो तो आप तथ्य और उसका विश्लेषण प्रस्तुत करने की पद्धति अपना सकते हैं। तथ्य और उसका विश्लेषण प्रस्तुत करने की पद्धति। किसी खास जगह के दृश्य, मेरे मोहल्ले का चौराहा जैसे, उसको उकेरना हो तो आप कल्पना में उस दृश्य को उपस्थित मानकर चल कैमरे की तरह अनेक ब्यौरों को समेट सकते हैं। और किसी प्रवृत्ति या चलन पर लिखना हो तो उसके गुणावगुण पर तर्कपूर्वक विचार कर सकते हैं। ये तरीके पिछले 3 नमूनों के लिए अपनाए गए तरीकों से जुदा हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी सुविधा और विषय की मांग के अनुसार अपने तरीके का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके सामने विषय है जातिवाद का जहर, तो जाहिर है कि आप कल्पना की उड़ान वाली शैली नहीं अपनाएंगे। यह एक ज्वलंत सामाजिक मुद्दा है जो आपसे ठोस विश्लेषण और स्पष्ट राय की मांग करता है। तो इस विषय के साथ आपका बर्ताव शायद कुछ इस तरह से होगा। जातिवाद का जहर, जैसे आपको जातिवाद का जहर इस पर लेख लिखना है तो वह एक सामाजिक मुद्दा होगा। जहर जीवित शरीर को मौत की नींद सुला देता है और अगर शरीर की प्रतिरोध क्षमता के कारण वह ऐसा न कर पाए तब भी शरीर की व्यवस्था में भयंकर उथल पुथल मचा कर उसे अशक्त और बीमार तो बना ही देता है। मानव समाज के जीवित शरीर में जातिवाद ने ऐसे जहर का काम किया। हमारे जिन पुरखों ने कर्म के आधार पर वर्ण तय किए, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कल को यहाँ विचार जन्मना जाति व्यवस्था में परिणत हो जाएगा और इसके चलते गर्भ में शिशु के आते ही उसकी नियति तय हो जाया करेगी। उन्हें इस बात का शायद ही अंदाजा रहा हो कि वे जो बीज बो रहे हैं उससे ऐसा विश्व वृक्ष निकलेगा जो आगे हजारों सालों तक गैर बराबरी और शोषण उत्पीड़न का आधार बनकर समाज की तंदुरुस्ती का क्षय करता रहेगा। आज हम बड़े बड़े औद्योगिक संयंत्रों, तीव्र गति वाले परिवहन साधनों, स्वचालित उपकरणों, कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में जी रहे हैं। फिर भी जन्म के आधार पर कुछ लोगों को अपना और कुछ को पराया मानने, कुछ को बड़ा और कुछ को क्षुद्र मानने की सदियों पुरानी परिपाटी कायम है। आए दिन अखबार में इस तरह की खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि फलां गांव या कस्बे में किसी प्रेमी युगल को इसलिए मार डाला गया कि उन्होंने अलग अलग जातियों से आने के बावजूद साथ जीवन बिताने का सपना देखा था। ऐसी खबरों का दोहराव होने में भी ज़्यादा अंतराल नहीं आता
कि किसी गांव में एक जाति विशेष के टोले पर दूसरी जाति के लोगों ने हमला कर दिया और महिलाओं बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। यह कहना गलत ना होगा कि जातिवादी तनाव हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन बैठा है, जो गाहे बगाहे अपना चरम रूप धारण कर लेता है और अपने तांडव में कितने ही जिंदगियों को उजाड़ देता है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि आधुनिक लोकतंत्र ऐसी मानव विरोधी प्रॉपर्टियों के वजूद को मिटा डालता है, पर हमारे यहाँ मंजर ही उल्टा है। हमारे लोकतांत्रिक चुनावों में जातिवादी भावनाओं को और गहरा बनाने का काम किया है। अलग अलग जातियाँ राजनीतिक दलों के वोट बैंकों में तब्दील हो गए हैं। कह सकते हैं कि वोट बैंकों में तब्दील हो गए हैं, बदल गए हैं। ऐसे में कोई उम्मीद भी कैसे कर सकता है यह लोकतंत्र जातिवादी की जड़ों पर प्रहार कर पाएगा? राजनीति में जब जातिगत आधारों पर गोलबंदियां होती हैं, तब स्वाभाविक है कि हमारे गली मोहल्ले, हमारे काम के स्थान, हमारे शिक्षण संस्थान इत्यादि भी इस तरह की गोलबंदियों से मुक्त नहीं होंगे। जिस तरह शरीर में प्रवेश करने वाला जहर धमनियों में दौड़ते खून की मदद से अंग प्रत्यंगों तक पहुंच जाता है, वैसे ही जातिवाद का जहर समाज के हर अंग को अपनी जकड़ में ले चुका होता है। पर इस समाज की जिज्ञासा अद्भुत है। जिज्ञासा कहते हैं जानने की, जीने की इच्छा। वह इस जहर को परास्त करके ही रहेगा, क्योंकि इसे जीना है और वह भी तंदुरुस्त रहकर, घिसट घिसट कर नहीं। जातिवाद से फायदा उठाने वाले लोग मुट्ठी भर हैं और उसका नुकसान झेलने वाले बहुसंख्यक इस बात को समझने के संकेत हिंदुस्तान की जनता देने लगी है। जिस दिन उसकी सोच पर पड़े सारे झोल को चीरकर यह बात साफ दिखने लगेगी, उसी दिन इस मारक विष का सही उपचार शुरू हो पाएगा। इस प्रकार से कि आप कोई भी किसी भी विषय पर लेख लिख सकते हैं और किसी प्रकार का लेख आप लिखने में समर्थ बन सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को देख के आप कोई भी लेख लिखने के लिए अवश्य तैयार हुए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।